नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं ये सवाल जवाब का सिलसिला। पहला सवाल मैं जो ले रहा हूं ये पूछा है मिस्टर एस के मकसूद ने, और आपने कहा है कि आपको एसआईपी करनी है 4000 रुपीज़ ईच स्कीम, और आप जानना चाहते हैं 4 फंड्स के नाम। तो देखिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, हालांकि आपने ऐसा बताया नहीं है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से यदि निवेश करना है तो आप एक मल्टी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। मल्टी कैप फंड के लिए आप कोटक मल्टी कैप फंड या क्वांट मल्टी कैप फंड, यानी कि क्वांट एक्टिव फंड जो कि एक मल्टी कैप फंड है, उसे चुन सकते हैं। साथ ही एक लार्ज एंड मिड कैप फंड को भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। और लार्ज एंड मिड कैप के लिए आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप या फिर मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, इन दोनों में से कोई भी एक फंड चुन सकते हैं। साथ ही एक फ्लेक्सी कैप फंड भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे तो ये अच्छा होगा। और फ्लेक्सी कैप के लिए आप निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड या मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड को चुन सकते हैं। और साथ ही आप एक मल्टी असेट एलोकेशन फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और मल्टी असेट एलोकेशन इस कैटेगरी में आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी असेट फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। तो इन 4 फंड्स के साथ आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, लेकिन आपका नजरिया लंबी अवधि का होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है शांतनु चट्टाराज जी ने, और आपने कहा है कि आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ये जानना चाहते हैं यदि 31 जनवरी 2018 या उससे पहले आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हो, और आपने ये भी कहा है कि एसआईपी की हो या लमसम किया हो, तो ऐसे में जब यूनिट्स को रिडीम करेंगे तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स किस तरह से एप्लीकेबल होगा। यदि आपने 31 जनवरी 2018 या उससे पहले लमसम इन्वेस्ट किया हुआ है इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में, और या फिर आप यदि एसआईपी कर रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि उस दिन तक जो यूनिट्स अलॉट हो चुकी थी, क्योंकि यदि आप एसआईपी कर रहे हैं तो आप उसके बाद भी एसआईपी कंटिन्यू कर रहे होंगे, तो जो मैं बताने जा रहा हूं ये सिर्फ एप्लीकेबल होगा उन यूनिट्स पर जो कि 31 जनवरी 2018 तक अलॉट हो चुकी थी। और यदि लमसम की बात करें तो बेशक उस तारीख से पहले वो यूनिट्स आपने बाय कर ली थी। तो यहां पर आपको ग्रैंडफादरिंग का बेनिफिट मिलता है। और ऐसे में जो भी मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018 को थी उन यूनिट्स की, वो आपका बेस प्राइस माना जाएगा। और उसके बाद जब आप रिडीम कर रहे हैं उस वक्त पर जो भी यूनिट प्राइस होगा, तो डिफरेंस जो होगा इन दो डेट्स के बीच में, मान लीजिए कि 31 जनवरी 2018 को एनएवी थी 15 रुपए की, और जब आप रिडीम करेंगे उस वक्त पर एनएवी थी या होगी 30 रुपए की, तो यानी कि 15 रुपए का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, ऐसा यहां पर माना जाएगा। तो यदि आपने वो यूनिट 10 रुपए या 11 रुपए में कभी बाय की थी, लेकिन 31 जनवरी 2018 को यदि उसका प्राइस 15 रुपए था, तो 15 रुपए बेस रेट माना जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि यहां पर यदि 30 रुपए में आप उसे रिडीम कर रहे हैं तो 15 रुपए का कैपिटल गेन हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, ऐसा माना जाएगा। और उस पर, इस गेन पर जो टोटल गेन होगा वहां पर 12.50% के रेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा। लेकिन ये अभी के नियम हैं। यदि आप इस फाइनेंशियल ईयर में रिडीम करते हैं यूनिट्स को, तब तो हम मानकर चल सकते हैं कि रूल एप्लीकेबल होंगे। लेकिन यदि आप भविष्य में यूनिट्स को रिडीम करेंगे तो उस वक्त जो भी प्रिवेलिंग इनकम टैक्स के रूल्स होंगे उसके हिसाब से कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करना होगा। आप जानते हैं कि ये जो रूल्स हैं ये समय समय पर बदलते रहते हैं। इसके लिए जिस वक्त आप रिडीम करेंगे, जिस फाइनेंशियल ईयर में रिडीम करेंगे, उस वक्त पर आपको देखना होगा कि टैक्स किस तरह से एप्लीकेबल होगा। और यदि आपने डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो फिर यहाँ पर आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स एप्लीकेबल होगा कैपिटल गेन्स पर। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा अजीत शाह ने। अजीत जी, आपने बताया कि आपने 5,000 रुपये क्वांट इंफ्रा
में इन्वेस्ट किया हुआ है, 5,000 रुपये SBI ऑटोमोटिव फंड में, 5,000 रुपये PSU बैंक इक्विटी में और 6,000 रुपये SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में। और आपका नज़रिया है 20 से 22 साल का। और आपने कहा नहीं है कि SIP, पर मुझे लग रहा है कि 5-5 हज़ार की आपने ये SIP की हुई हैं और आप जानना चाहते हैं कि 20-22 साल के बाद कितना रिटर्न मिलेगा। तो रिटर्न कितना मिलेगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन आप 12% के हिसाब से या 15% के हिसाब से एवरेज रेट लेकर फ्यूचर में कितना पैसा बन सकता है इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको आपके पोर्टफोलियो में बदलाव करने चाहिए। क्वांट इंफ्रा फंड एक थीमेटिक फंड है। SBI ऑटोमोटिव फंड जो है वो एक सेक्टोरल फंड है। PSU बैंक इक्विटी फंड अगेन ये एक थीमेटिक फंड है, सेक्टोरल फंड है। और SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड जो है ये एक डाइवर्सिफाइड फंड है। यदि आप 20-22 साल की बात कर रहे हैं तो आपको इस तरह से इन्वेस्टमेंट थीमेटिक और सेक्टोरल में करने की बजाय डाइवर्सिफाइड फंड्स में करना चाहिए। कोई भी थीम या सेक्टर एक पर्टिकुलर टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए डाइवर्सिफाइड फंड्स बेहतर रहते हैं। आइडियली आपको क्या करना चाहिए कि अगर आप को मार्केट की अच्छी नॉलेज है और आप जानते हैं कि किस टाइम पर कौन सा सेक्टर, कौन सी थीम अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तो ऐसे में आप अपने पोर्टफोलियो को 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। 70-80% जो है वो आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और 20-30% आप सेक्टोरल और थीमेटिक फंड में एलोकेट कर सकते हैं। और डाइवर्सिफाइड फंड्स में आप लार्ज एंड मिड कैप फंड, मल्टी कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स, इस तरह के फंड्स को शामिल कर सकते हैं, या अलग से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और यदि आपको ये बात पता नहीं है कि किस वक्त पर कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, तो फिर ऐसे में आप सेक्टोरल थीमेटिक फंड से दूर रहें, सिर्फ डाइवर्सिफाइड फंड्स में ही इन्वेस्ट करें। ये जो थीम्स आपने चुनी हैं, जैसे कि PSU थीम या फिर इंफ्रा थीम, हमने देखा है कि यहाँ पर पिछले कुछ समय में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई दिया। लेकिन यदि आपने शुरुआत में एंटर किया था तब तो आपको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मान लीजिए कि अब आप वहां पर एंटर करते हैं तो उस तरह के रिटर्न्स की उम्मीद नहीं की जा सकती जिस तरह की परफॉर्मेंस हमने पास्ट में देखी है। तो किसी भी थीम में या सेक्टर में उस वक्त एंटर करना चाहिए जब वहां से तेजी की उम्मीद की जा रही हो, और जब वहां पर रैली हो गई हो, वो थीम प्ले आउट हो जाए, तब आपको वहां से एग्जिट करना चाहिए। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है मिस्टर हितेश वोरा ने। हितेश जी, आपने बताया कि आप DSP फ्लेक्सी कैप फंड में SIP कर रहे हैं 2,500 रुपीज़ की, SBI स्मॉल कैप फंड में 1,000, एक्सिस मिड कैप फंड में 500 रुपीज़, और अब 1,000 रुपीज़ की SIP आपको और करनी है। तो आप जानना चाहते हैं कि क्या ICICI प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड में SIP की जा सकती है। बिजनेस साइकिल जो थीम है ये एक अच्छी थीम है और ICICI प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, तो बेशक आप इसमें SIP कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त पर जो फंड्स आपके पास हैं आप उसमें भी SIP का अमाउंट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि SBI स्मॉल कैप फंड में 1,000 रुपीज़ की SIP है सिर्फ, और एक्सिस मिड कैप में सिर्फ 500 रुपीज़ की। तो मेरे हिसाब से जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं, पहले आपको उन फंड्स में थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाना चाहिए, तब आपको नया फंड ऐड करने के बारे में सोचना चाहिए। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है प्रतिम सरकार ने। प्रतिम जी, आपने बताया है कि आपके पास है एक्सिस ब्लू चिप फंड जिसमें 3,000 की आप SIP कर रहे हैं, ये एक लार्ज कैप फंड है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 4,000 रुपीज़ की SIP, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 3,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप एंड टाटा स्मॉल कैप फंड दोनों में 1,000 रुपीज़ ईच की आप SIP कर रहे हैं। तो टोटल 12,000 रुपीज़ पर मंथ की आपकी SIP चल रही है। 15 साल का आपका नज़रिया है, तो 15 साल के हिसाब से सभी फंड्स अच्छे हैं। लेकिन आप जानना चाहते हैं कि अगर एक और लार्ज कैप इंडेक्स फंड आपको ऐड करना हो तो कौन सा करना चाहिए। लार्ज कैप इंडेक्स के लिए आप एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से, क्योंकि यदि आप एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड को शामिल कर रहे हैं तो एक्सिस ब्लू चिप फंड में आप SIP रोक सकते हैं।
और या तो फिर दोनों मिलाकर एक ही फंड कीजिए, आप इंडेक्स फंड में रहिए और एक्टिव लार्ज कैप फंड में आप SIP रोक दें। और यदि ये अमाउंट जो है वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि आप ऑलरेडी 12 कर रहे हैं, आपने ये नहीं बताया कि लार्ज कैप इंडेक्स में कितना ऐड करने वाले हैं। यदि आप मान लीजिए 2,000 रुपये ऐड करने वाले हैं, तो मैं कहूँगा कि 3,000 रुपये जो एक्सिस ब्लू चिप फंड का अमाउंट है वो, और 2,000 रुपये और पूरा 5,000 रुपये आप एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि अमाउंट और ज़्यादा है तो इस केस में मेरी राय ये होगी कि थोड़ा पैसा आप स्मॉल कैप फंड में बढ़ा सकते हैं। हालांकि लमसम के लिए मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि आप SIP कर रहे हैं और फिलहाल सिर्फ 2,000 रुपीज़ पर मंथ की SIP हो रही है, तो 1,000 रुपीज़ आप वहां पर भी बढ़ा सकते हैं, और उसके लिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड मेरे हिसाब से बेहतर चॉइस रहेगी। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल, और ये सवाल जिन्होंने पूछा है अपना नाम नहीं बताया, लेकिन चैनल का नाम है डेयर डेविल। और सवाल यह है कि क्या SBI ब्लू चिप फंड से SBI कॉन्ट्रा फंड में स्विच करना सही रहेगा? तो बेशक एक लार्ज कैप फंड से आप SBI कॉन्ट्रा फंड, जो कि एक कॉन्ट्रा रेंज स्टाइल वाला फंड है, ऑलमोस्ट जिस तरह से वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है उसी तरह से कॉन्ट्रा रेंज फंड में भी उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है जिनसे आप लॉन्ग टर्म में अच्छी उम्मीद करते हैं, और जो स्टॉक्स इस वक्त पर सही वैल्यूएशंस पर अवेलेबल हों तो आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से यदि आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाइड फंड नहीं है, ग्रोथ ओरिएंटेड फंड नहीं है, तो ऐसे में आपको मल्टी कैप फंड या लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और यदि आपने ऑलरेडी मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप फंड इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तब बेशक आप SBI ब्लू चिप फंड से SBI कॉन्ट्रा फंड में स्विच कर सकते हैं। तो आज मैंने इस वीडियो में आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए, और मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपके जो भी सवाल या सुझाव हों आप कमेंट बॉक्स में इस तरह से पोस्ट करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।